हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अक्सर चर्चा में बना रहता है। आज के इस डिस्कशन में भी हम इसी से जुड़े एक पहलू पर बात करेंगे। दरअसल सरकार ने हाल ही में अंडमान निकोबार के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप में कुछ विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लागू करने की और शुरू करने की बात कही है। इन परियोजनाओं के शुरू होने का क्या महत्व हो सकता है, इससे किस तरह के लाभ मिल सकते हैं, इससे जुड़ी चुनौतियां क्या है, किस तरह का विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे जुड़े जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। जो टॉपिक है वह है सरकार की निकोबार द्वीप विकास परियोजना का विरोध क्यों, यानी सरकार ने निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई जो विकास की परियोजना शुरू करने की मंजूरी दी है, उसका विरोध किस आधार पर किया जा रहा है, वह कितना सही है, उससे जुड़े हुए कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। खास तौर से जो सतत विकास की बात आती है, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा जब भी सामने आता है, तो ऐसे कुछ उदाहरण हमारे सामने होते हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। न्यूज में दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स। तो क्या है वे चुनौतियां और चिंताएं जिन पर बात की जानी चाहिए, चर्चा क्यों की जा रही है, इसको देख लेंगे। प्रस्ताव क्या दिया गया है, किस तरह से विकास करने की एक पूरी योजना है, जो निकोबार द्वीप समूह है वह किस तरह से मौजूद है, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, कौन लोग वहाँ रहते हैं, क्या उद्देश्य है इस प्रस्ताव के, क्या चिंताएं हैं, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक प्रश्न प्रीलिम्स का भी इससे बन सकता है, एक प्रश्न मेंस का भी बनाया जा सकता है। यह जो विषय है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आर्थिक विकास और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 2 सेक्शन से जुड़ जाएगा। और अगर आप जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट करना चाहें तो सरकारी नीतियां इससे भी जोड़ करके देखा जाएगा। खासतौर से सरकारी नीतियां और 2 और 3 दोनों से ही जुड़ जाएगा। और सरकारी नीतियों के अलावा जो आर्थिक विकास है और पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उनसे चर्चा क्यों की जा रही है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई एक विकास परियोजना को मंजूरी दी है। और यह जो मंजूरी है पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो चिंताएं हैं अब उसको दूर किया जा सकता है। परियोजना लगभग 72,000 करोड़ रुपए की बताई गई है और पिछले महीने फिर इसको मंजूरी मिल गई है। अगले 30 सालों में इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में जो विकास कार्य है वो किए जाने हैं। और इस परियोजना को रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो अंडमान और निकोबार की स्थिति मौजूद है वह किस तरह से वैश्विक स्तर पर होने वाले व्यापार से जुड़ सकती है, इस बात को यहाँ इंगित किया गया है। तो प्रस्ताव क्या है, इस पर बात करें। इन्होंने कहा है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत जो द्वीप समूह है वहां पर नए सिरे से सभी प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसलिए आपको शब्द दिखाई देगा ग्रीन फील्ड शहर। ग्रीन फील्ड शब्द का मतलब ही है कि बिल्कुल शुरुआत से निर्माण किया जाना। तो ग्रीन फील्ड शहर का विकास किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है, यानी कि वहां पर एक बहुत बड़ी विकास परियोजना एक तरह से शुरू की जानी है। तो बड़ी इस सेंस में कि शहर बनाया जाएगा, एयरपोर्ट बनाया जाएगा और अलग अलग तरह की चीजों का विकास होगा। देख लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का विकास होगा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जाने वाले कार्गो हैं, जो कंटेनर्स हैं, उनका एक तरीके से शिपमेंट किया जा सके। एक ग्रीन फील्ड स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास होगा, बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग इस तरह के प्रोजेक्ट में शामिल होंगे, जो कर्मी होंगे, वो कहाँ रहेंगे, तो इसलिए उनके लिए एक टाउनशिप परियोजना भी इसी के अंतर्गत लाई गई है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है उसके अंतर्गत जो कार्गो ट्रांसशिपमेंट वाली बात है, इसके अंतर्गत जो ये क्षेत्र है अपने आप में बहुत प्रमुख रूप से जो वैश्विक स्थितियां हैं उनसे जुड़ जाएगा। विश्व में होने वाला जो ट्रेड है इस रूट से होकर के गुजरता है। खासतौर से अभी हम मैप में देखेंगे कि श्रीलंका के क्षेत्र से होकर के गुजरने वाला और फिर आगे सिंगापुर तक जाने वाला जो क्षेत्र है, वहां पर यह जो हमारा आइलैंड है ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी इस क्षेत्र के जरिए भारत की हो जाएगी। ठीक, तो कुछ इस तरह से कार्गो का जो शिपमेंट है वो बनाया जाएगा। शिपमेंट के रोकने के लिए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, ठीक, बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे। अब जो बंदरगाह के विकास करने की बात कही गई है उसको भारतीय नौसेना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, उसकी देखरेख ये करेंगे। और हवाई अड्डा जो बनाया जाएगा उसके लगभग दोहरे प्रयोग हमें देखने को मिलेंगे। पहला नागरिकों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा जो दूसरा है वो सैन्य कार्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो पर्यटकों के लिए वहां पर जाना महत्वपूर्ण होगा, जाने से वहां पर आर्थिक विकास होगा, ऐसी सरकार की एक
परिकल्पना है। इसके लिए सड़कों का बनाया जाना बहुत जरूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है क्योंकि लोग वहां पर अपना साधन तो लेकर के जाएंगे नहीं। ठीक, जल की आपूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाएं और कई सारे होटल्स की यहाँ पर योजना लाई गई है कि हम इस तरह से एक पूरा डेवलपमेंट उस क्षेत्र में करेंगे। इसके अलावा जो द्वीप का दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी तट है उनके साथ एक तटीय पट्टी बनाई जाएगी। ठीक, लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो वन है, वनों का डायवर्जन किया जाएगा। अब यहाँ पर जो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के पॉइंट्स फिर विरोध के कारणों में भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बाद ही फिर विरोध होगा। तो लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाने की यहाँ पर संभावना जताई गई है क्योंकि वनों को वहां पर साफ करना होगा, उसके बाद ही उस क्षेत्र में विकास के कार्य हो पाएंगे। तो यहाँ पर ही जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने कहा है कि पेड़ काटा जाना अपने आप में सही नहीं है, हम चिंताओं में इस पर और बात करेंगे। तो चालू वित्तीय वर्ष में ही इसको शुरू करने की बात कही गई है। तो इसी साल जो मार्च आना है, यानी कि जो चालू वित्त वर्ष है उसमें इसको शुरू कर दिया जाए। जो बंदरगाह है 2027-28 तक शुरू हो सकता है और ये भी बताया गया है कि इस दौरान जो पूरे विकास के कार्य चलेंगे वहां पर लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां और 1.5 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष जो रोजगार हैं वो लोगों को मिल जाएंगे, बहुत बड़े स्तर पर निर्माण कार्य शुरू होने के चलते। अब बात कर लेते हैं उस क्षेत्र की जिस पर हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आपको भारत का नक्शा दिख रहा है जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि ये है बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में ही लगभग दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये मौजूद है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ है, ये है श्रीलंका और श्रीलंका से इसकी दूरी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है इंडोनेशिया और इंडोनेशिया का जो सबसे उत्तरी जो द्वीप समूह है, सबसे इस तरफ इसके नजदीक वाला, वो इससे लगभग ग्रेट निकोबार से 150 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है। तो इसको जब आप जूम करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आइलैंड्स दिखाई देंगे और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है ये वाला, ये इसमें ही इसका ही दक्षिणतम बिंदु फिर इंदिरा पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जिसे हम भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि कुछ सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लोकेशंस वाले, तो यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक, इसमें भी अगर आप कुछ द्वीपों का नाम ले तो लिटिल अंडमान को यहाँ कार निकोबार से ये जो 10 डिग्री चैनल है ये अलग करता है। ठीक, इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख जो द्वीप हैं उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पर है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान। इसी तरह यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। इसको और जूम करके देख लें तो यहाँ पर अंडमान से जुड़े हुए जो आइलैंड्स हैं वो दिखाए गए हैं और फिर यहाँ पर हैं निकोबार से जुड़े हुए आइलैंड्स और ये है फिर ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार से ही लगती है कैंपबेल की घाटी, कैंपबेल बे। तो कुछ ऐसे सवाल अगर पूछ ले जाएं तो आपको याद रहने चाहिए। अब इसकी कुछ विशेषताओं पर बात करें, कैसा क्षेत्रफल है, तो ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह की बात कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल है लगभग 910 वर्ग किलोमीटर और अंडमान निकोबार को अगर हम ओवरऑल देखें तो ये लगभग 836 द्वीपों का एक समूह है। इंदिरा पॉइंट की हमने बात कर ही ली कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब इंडोनेशियाई द्वीप समूह से 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। अब ग्रेट निकोबार को देखें तो यहाँ 2 नेशनल पार्क हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। जो लोग रहते हैं उनमें प्रमुख हैं शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पूर्व सैनिकों का भी एक तरह से घर है जो कि 1970 के दशक में इस द्वीप पर जाकर के बसे थे। शोम्पेन कौन है? शोम्पेन एक तरह से शिकारी और संग्रह करता है, मछली पकड़ते हैं और वन और समुद्री संसाधनों पर ये निर्भर रहते हैं। निकोबारी आदिवासियों की बात करें तो 2004 की सुनामी के बाद से वो जहां रहते थे वहां से स्थानांतरित हो गए हैं। वर्तमान में अनुमानित 237 शोम्पेन और 1094 निकोबारी व्यक्ति वहां रह रहे हैं, मौजूद हैं। तो इन्हीं के क्षेत्र के पास लगभग 84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को डिनोटिफाई किया गया है और वहां पर ही प्रस्ताव दिया गया है इस तरह के कार्यों को करने का। अब ग्रेट निकोबार जो द्वीप है वहां की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं। समुद्र तल से अगर देखा जाए तो लगभग 650 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है और कई सारे तटीय मैदान हैं।
इसके अलावा वहाँ पर अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो स्तनधारियों की 14 प्रजातियां हैं, पक्षियों की 71 प्रजातियां, सरीसृपों की 26 प्रजातियां, उभयचरों की लगभग 10 प्रजातियां जो ज्ञात हैं, मछलियों की 113 प्रजातियां, जिनमें से कि कुछ लुप्तप्राय भी है। अगर कछुए की बात करें तो लेदरबैक समुद्री कछुआ, कौन सा? लेदरबैक समुद्री कछुआ यहाँ की प्रमुख प्रजातियों में से एक है। यहाँ पर उसकी तस्वीर दी गई है। ठीक है, अब इस परियोजना को शुरू करने के पीछे सरकार ने कुछ उद्देश्य भी बताए हैं। प्रस्ताव में हमने बहुत सारी बातें देखी, कुछ उद्देश्यों को समझें। तो पहली बात तो यह है कि इस द्वीप में बहुत अधिक पर्यटन की क्षमता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आर्थिक विकास में। इस पर्यटन की सुविधा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दो बातें और सरकार ने बताई हैं वो है आर्थिक और रणनीतिक। उसका स्ट्रेटेजिकली जो महत्व है उसकी लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट और पोर्ट क्लैंग सिंगापुर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कॉरिडोर जो यहाँ से व्यापार के लिए गुजरता है उसके भी नज़दीक है, और दुनिया के शिपिंग व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके नज़दीक से होकर के गुजरता है। तो जो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट बनाए जाने की बात कही थी ICTT, तो बहुत सारे मालवाहक जहाज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है, वहाँ पर वो रुक सकते हैं, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ इस तरह से जो शिपमेंट्स अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र में वो रुक सकते हैं। इसके अलावा इस प्रस्ताव को ऐसा नहीं कि अभी शुरू किया गया है, इस प्रस्ताव पर पहले भी काफ़ी लंबे समय से बातचीत हो रही थी। 1970 के दशक से इस प्रस्ताव को दिया गया था पहली बार, और इसके बाद इसमें लगातार बातचीत की जा रही है। इसमें दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, पहला राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा हिंद महासागर वाला क्षेत्र, क्योंकि हिंद महासागर के क्षेत्र में हमने देखा ही है, अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो भी वह क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है, दबदबा बढ़ता जा रहा है, उसको भी हमें संतुलित करना है। इस लिहाज से भी यह क्षेत्र हमें विकसित करना बहुत जरूरी होगा। अब चिंताएं क्या हैं इस क्षेत्र को लेकर के, ऐसे विकास को लेकर के? पहला, पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, ऐसा माना गया है, क्योंकि वहाँ पर जो वन्य जीव है, जीवन मौजूद है, जो प्राकृतिक स्थितियाँ मौजूद हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा। और बड़े पैमाने पर जो बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है वो भी ठीक बात नहीं है, ऐसा पर्यावरणविद मानते हैं, क्योंकि लगभग 10 लाख पेड़ों की कटाई करना अपने आप में वृक्षों के आवरण को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, खास तौर से ऐसे समय में जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी विपरीत परिस्थितियों को देख रहे हैं। तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां एक दबाव ये देखने को मिलता है कि वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वहां पर इतने सारे पेड़ों का कटाव अपने आप में ठीक नहीं है, जिसका प्रभाव वनस्पतियों और जीवों पर पड़ेगा। समुद्र में चूंकि अगर पेड़ कट जाएंगे तो जल का जो प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो तलछट है उसका भी जमाव हो जाएगा, क्योंकि पेड़ जो है मिट्टी को बांध करके रखते हैं, पेड़ की जड़ें। ऐसे में पेड़ों के कट जाने से जो जल का प्रवाह है वो काफ़ी तेज होगा और जो मिट्टी का कटाव है वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वहाँ पर कोरल रीफ, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। वो वैसे भी महासागरों के जल के गर्म होने से जो कोरल ब्लीचिंग वाली घटना है वो हमें पिछले लंबे समय से सुनने को मिलती रही है। ऐसे में कोरल रीफ जिनका बहुत ज़्यादा पारिस्थितिक महत्व है उनको नुकसान हो सकता है, और मैंग्रोव वनों को भी वहाँ पर नुकसान होगा। और मैंग्रोव वन जो कि हमारे लिए एक कार्बन सिंक का कार्य कर सकते हैं, कार्बन सिंक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, ऐसे में इनका नष्ट होना पर्यावरणविदों के लिहाज से बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी, इसलिए ये विरोध किया जा रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में हम इस उत्तर को अगर लिखना चाहें तो कैसे इसको पूरा करेंगे, तो अंत में हम एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना सकते हैं कि पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी पर्यावरणविदों की चिंताएं हैं उनको फिर से एक बार देखा जाना चाहिए, उन पर विचार विमर्श होना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं उनमें किस तरह से काट-छांट की जा सकती है ये देखा जा सकता है। इसके अलावा भारत ने इसके पहले भी मन्नार की खाड़ी से कच्छ की खाड़ी में कुछ प्रवाल भित्तियों का स्थानांतरण किया था। अगर ऐसी कोई योजना फिर से चलाई जाए तो एक सॉल्यूशन इसका निकल सकता है। इसके अलावा जो प्रजातियां विलुप्त प्राय हैं, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, उनके लिए संरक्षण के उपाय करने चाहिए, जैसे कि लेदरबैक कछुए के लिए। तो सरकार ने ऐसा कहा भी है कि इसके लिए कुछ उपाय वो करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व चूंकि इसका है तो इसको भी हम नकार नहीं सकते, इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हमें अंत में ये जरूर देखना चाहिए कि इससे
नुकसान ज्यादा होने वाला है या फिर कुछ समय का लाभ। ऐसे में सतत विकास का जो लक्ष्य हम रखते हैं, सतत विकास की जो परिकल्पना करते हैं, उस पर रह करके फिर कार्यों को देखना होगा। अब सवाल की तरफ बढ़ें। प्रश्न है प्रीलिम्स वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 9 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दूसरा, ग्रेट निकोबार निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। और तीसरा, कार निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। अब मेंस का सवाल। एक ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तब भारत सरकार द्वारा निकोबार द्वीप में विकास कार्य परियोजनाओं की मंजूरी देना कितना व्यवहार्य कदम साबित होगा? चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में आप इसको भी लिखने का अभ्यास जरूर कर सकते हैं। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।